अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष व अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित विषयों के अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर विद्यमान स्थान, खगोलीय पिंड, इनके अध्ययन के लिए आवश्यक तकनीकें तथा अंतरिक्ष आधारित तकनीकें सम्मिलित हैं। अंतरिक्ष तकनीक के अंतर्गत मुख्य रूप से कृत्रिम उपग्रह, प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी तथा अन्य सहायक प्रौद्योगिकी जैसे एंटीना, दूरदर्शी आदि सम्मिलित हैं। कारमन रेखा, समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर काल्पनिक रेखा को कारमन रेखा कहते हैं। यह रेखा आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। कारमन रेखा किसी देश के वायु क्षेत्र में राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। इस रेखा के ऊपर अंतरिक्ष में किसी राष्ट्र का एकाधिकार नहीं है। यह संपूर्ण मानव समुदाय की संपत्ति है। कक्षा ऑर्बिट। कक्षा पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर वह वृत्तीय पथ है जिसमें उपग्रह परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों को कुछ निश्चित कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी से दूरी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लिया गया समय तथा कक्षा की उपग्रह की कक्षा के झुकाव के आधार पर इन कक्षाओं का वर्गीकरण किया गया है। प्रमुख कक्षाएं इस प्रकार हैं। उपग्रहों की कक्षाएं, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट। खगोलीय पिंड के आधार पर भूकेंद्रित कक्षा, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। सूर्य केंद्रित कक्षा, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, सूर्य की कक्षा। चंद्र कक्षा, लूनर ऑर्बिट, चंद्रमा की कक्षा। मंगल कक्षा, मार्स ऑर्बिट, मंगल ग्रह की कक्षा। ऊंचाई के आधार पर निम्न भू कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। ऊंचाई 200 से 2000 किलोमीटर अप्रॉक्स। सुदूर संवेदी उपग्रह को स्थापित किया जाता है। मध्य भू कक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO। ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। वैश्विक नौवहन प्रणाली उपग्रह को स्थापित किया जाता है। उच्च भू कक्षा, हाईली अर्थ ऑर्बिट, HEO। इसे भूतुल्यकालिक कक्षा या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। ऊंचाई 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। इन कक्षाओं में संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह और क्षेत्रीय नौवहन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। झुकाव कोण और आकृति के आधार पर ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर ऊपर की ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। प्रत्येक परिक्रमा में अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऊपर से विभिन्न बिंदुओं से गुजरता रहता है। क्योंकि पृथ्वी स्वयं परिक्रमा कर रही होती है, ध्रुवीय कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक उपग्रहों के लिए किया जाता है जो परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन कई बार ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं और साथ ही साथ वे प्रतिदिन पूरी पृथ्वी के चित्र भी भेज सकते हैं। इस कक्षा का झुकाव कोण लगभग 90 डिग्री तथा ऊंचाई लगभग 600 किलोमीटर होती है। भूस्थैतिक कक्षा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। भूस्थैतिक कक्षा में परिक्रमा कर रहा अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। यदि यान को विषुवत रेखा की दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो वह उत्तर दक्षिण की ओर गति किए बिना स्थिर रहता है। तब तक कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड होता है। यदि कक्षा विषुवत रेखा की दिशा में हो और कक्षा वृत्तीय हो तो परिक्रमा कर रही वस्तु स्थिर प्रतीत होगी तथा जब उसे भूस्थैतिक उपग्रह कहेंगे। भूस्थैतिक कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। इस कक्षा में स्थित उपग्रहों का उपयोग संचार तथा मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। भूस्थैतिक कक्षा भूतुल्यकालिक का एक प्रकार है जिसमें झुकाव कोण शून्य होता है।
भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। भूतुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई भी लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, परंतु इसकी कक्षा का विषुवत रेखा की दिशा में होना अनिवार्य नहीं है। झुकाव कोण लगभग 0 डिग्री होता है। सभी भूस्थैतिक कक्षाएं भूतुल्यकालिक कक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी भूतुल्यकालिक कक्षाएं भूस्थैतिक नहीं होती। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। यह ध्रुवीय कक्षा का एक प्रकार है जिसमें सुदूर संवेदी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य पृथ्वी की रेखा के सापेक्ष सभी ऋतुओं में एक समान रहे तो इस कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं। इस उपग्रह की कक्षीय परिक्रमा का समय भी पृथ्वी के घूर्णन समय के बराबर होता है, जिससे प्रेक्षणों की तुलना की जा सकती है और उनके बीच तादात्म्य भी स्थापित हो पाता है। यह कक्षा दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश का उपयोग करने वाले सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। इस कक्षा में स्थापित होने पर किसी विशेष स्थान से गुजरते हुए सौर प्रकाश की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। प्रेक्षण यान प्रौद्योगिकी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट अथवा उपग्रह प्रक्षेपण यान की आवश्यकता होती है। यह यान तेज गति से यात्रा करके पूर्व निर्धारित कक्षा में उपग्रह को स्थापित कर देता है। निर्धारित कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के लिए प्रेक्षण स्थान का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रेक्षण स्थल का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रेक्षण स्थल आबादी वाले क्षेत्र से दूर या समुद्र तट के समीप होना चाहिए। प्रेक्षण स्थल को भूमध्य रेखा के निकट रखा जाता है ताकि भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा में उपग्रह को प्रवेश करने में कम ऊर्जा खर्च हो। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अतः उपग्रहों को पूर्व की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है जिससे वे पृथ्वी की गति ग्रहण कर सकें। यदि उपग्रह को पश्चिम की तरफ प्रक्षेपित किया जाए तो उन्हें कक्षा में स्थापित करने में काफ़ी अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। प्रक्षेपण यान न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करते हैं। प्रक्षेपण यान में प्रणोदक प्रक्षेपण यान का ईंधन के दहन ऑक्सीडेशन द्वारा उत्पन्न गैसें नीचे की ओर गति करती हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में प्रक्षेपण यान ऊपर की ओर गति करता है। प्रणोदक के साथ ही प्रक्षेपण यान दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीकरण एजेंट भी अपने साथ लेकर चलता है। प्रणोदक का चुनाव उसकी प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता, आयतन और संग्रहण व परिवहन की सुविधा के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः द्रव प्रणोदक ठोस प्रणोदकों की अपेक्षा प्रति इकाई अधिक द्रव्यमान ऊर्जा प्रदान करता है। हाइड्रोजन प्रति इकाई सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु उसका भंडारण तथा उपयोग तकनीक अत्यधिक जटिल है। इसके विपरीत ठोस प्रणोदक का भंडार तथा प्रयोग आसान होता है। सामान्यतः प्रक्षेपण यान में एक से अधिक चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में भिन्न या समान इकाई का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे निचले चरण में प्रायः ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में तकनीक का विकास मूलतः दो संदर्भों में देखा जाता है। रॉकेट कितनी ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, रॉकेट कितनी भारी उपग्रह को ढोने में सक्षम है। इस दृष्टि से भारत की उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास को कुछ चरणों के माध्यम से विश्लेषित किया जा सकता है। उपग्रह के निर्माण की तरह उपग्रह का प्रक्षेपण भी एक कठिन और जटिल चुनौती है। आमतौर पर भारत को उपग्रह निर्माण में तो 80 के दशक से ही सफलता मिलनी शुरू हो गई थी, परंतु प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का वास्तविक विकास पिछले 2 दशकों में ही दिखता है। कभी कभी तो उपग्रह के निर्माण में आने वाले खर्च से अधिक राशि भारत को प्रक्षेपण के लिए विदेशी एजेंसियों को देनी पड़ी है। ऐसी स्थिति में प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का विकास न केवल
विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए आवश्यक है, बल्कि इस तकनीक के विकास से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकता है। भारत के प्रमोचन यान लॉन्च व्हीकल। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम पीढ़ी के प्रमोचन यान, परिज्ञापी रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट SLV, ASLV, प्रचलनात्मक प्रमोचन यान PSLV, GSLV, अगली पीढ़ी के प्रमोचन यान RLV। परिज्ञापी रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरणों वाले ठोस प्ररोधक रॉकेट हैं। इनका उपयोग ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु किया जाता है। ये प्रमोचन यानों तथा उपग्रहों में प्रयोग हेतु निर्धारित नए घटकों या उप प्रणालियों के परीक्षण मंचों के रूप में काम करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ 21 नवंबर 1963 को थिम्बा से अमेरिका निर्मित नाइक अपाचे नामक प्रथम साउंडिंग रॉकेट के साथ हुआ। वर्ष 1965 में इसरो द्वारा थिम्बा से रोहिणी नामक साउंडिंग रॉकेट का प्रमोचन शुरू हुआ। वर्तमान में साउंडिंग रॉकेट के प्रचलनात्मक 3 रूप हैं, RH-200, RH-300 मार्क सेकेंड और RH-560 मार्क 3, जिनमें से RH परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी का द्योतक है और आगे की अंक रॉकेट के व्यास को सूचित करते हैं। यान RH-200, RH-300 मार्क सेकेंड, RH-560 मार्क सेकेंड। नित भार ग्राम में अपाचे 200 10 किलोग्राम, RH-300 मार्क सेकेंड 60 किलोग्राम और RH-560 मार्क 3 100 किलोग्राम। तुंगता किलोमीटर में अपाचे 200 80 किलोमीटर, अपाचे 300 मार्क सेकेंड 160 किलोमीटर और RH-560 मार्क 3 407 किलोमीटर। उद्देश्य मौसम विज्ञान के रूप में अपाचे RH-200 का प्रयोग किया जाता है। RH-300 मार्क सेकेंड का वायुमंडलीय अध्ययन में किया जाता है और RH-560 मार्क 3 का ऊपरी वायुमंडलीय अध्ययन में किया जाता है। प्रमोचन पैड RH-200 का थुम्बा या बालासोर में है और RH-300 मार्क सेकेंड का SDSC सार में है और RH-560 मार्क सेकेंड मार्क 3 का SDSC सार में भी है। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 18 जुलाई 1980 को सार केंद्र श्रीहरिकोटा से उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3 के सफल प्रमोचन द्वारा रोहिणी उपग्रह RS-1 को कक्षा में स्थापित किया गया और भारत अंतरिक्ष क्षमता वाले खास राष्ट्रों के क्लब में 6ठा सदस्य बन गया। अगला 1989 में आयोजित SLV-3 की पहली प्रायोगिक उड़ान आंशिक रूप से सफल रही थी। जुलाई 1980 में आयोजित प्रमोचन के अलावा मई 1981 और अप्रैल 1983 में SLV-3 के 2 और प्रमोचन किए गए, जिनके द्वारा सुदूर संवेदकों से युक्त रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। उपग्रह प्रमोचन यान SLV-3 पहला भारतीय प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान था। 17 टन भारी और 22 मीटर ऊंचे SLV के सभी 4 ठोस चरण थे तथा यह 40 किलोग्राम वर्ग के नित भार को निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में स्थापित करने में सक्षम था। SLV-3 परियोजना ने सफलताओं की पराकाष्ठा हासिल की और उससे संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान SLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV और भूतोलेकालिक उपग्रह प्रमोचन यान GSLV जैसे उन्नत प्रमोचन वाहनों की परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ। SLV का विकास दूरी और भार क्षमता के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं था, किंतु इसने पहली बार प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के भावी विकास की संभावनाओं को जन्म दिया। 1987 से 1992 तक का समय प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास का काल है और इस दौरान SLV के निर्माण के प्रयास किए गए।
1987 से 1988 में SLV-D1 और SLV-D2 के प्रक्षेपण माध्यम से CROSS-1 एंड CROSS-2 को भेजा गया, परंतु ये दोनों प्रयास असफल रहे। SLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान SLV को निम्न पृथ्वी कक्षा LEO मिशनों के लिए SLV-3 से 3 गुना अधिक 150 किलोग्राम नित भार क्षमता संवर्धन के लिए अभिकल्पित किया गया था। SLV-3 मिशनों से अर्जित अनुभवों के आधार पर बने SLV-3 ने स्ट्रैप ऑन प्रौद्योगिकी, जड़त्वीय दिशा निर्देशन, बलवीय ताप कवच और लंबवत समाकलन तथा संवृत पास निर्देशन भावी प्रमोचन वाहनों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और उनके वैधीकरण हेतु कम लागत के मध्यवर्ती यान के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध की थी। SLV कार्यक्रम के अंतर्गत 4 विकासात्मक उड़ानें आयोजित की गईं। पहली विकासात्मक उड़ान 24 मार्च 1987 को और दूसरी 13 जुलाई 1988 को संपन्न हुई। 20 मई 1992 को SLV-D3 के सफल परीक्षण द्वारा 106 किलोग्राम भारी स्रोत 3 को 225 × 430 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। फिर 4 मई 1994 को प्रमोचित SLV-D4 द्वारा 106 किलोग्राम वजनी स्रोत C2 CROSS-C2 को कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें से 2 नीत भार नामतः गामा किरण प्रस्फोटक GRB परीक्षण और मंदक विभव विश्लेषक रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर PRPA लगे थे। इन उपग्रहों ने 7 साल तक काम किया। इस प्रकार 1992 तक विकास यात्रा का एक अति महत्वपूर्ण चरण रहा, जब SLV-D3 प्रक्षेपण यान के माध्यम से सफलतापूर्वक स्रोत C उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह रॉकेट का निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा किया गया। यह रॉकेट 150 किलोग्राम वजन के उपग्रह को 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। इस यान में 5 चरणों वाले रॉकेट का प्रयोग किया गया था, जो ठोस ईंधन से चलता था। इस प्रयोग की सफलता ने PSLV और GSLV के विकास के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं पैदा की। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह निम्न भूकक्षा LEO और भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा GTO और सूर्यतुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा SSPO आदि में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान है। हाल ही में PSLV-C44 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ ही PSLV ने लगभग 3 विकासात्मक और 44 परिचालनात्मक उड़ानें पूरी कर ली हैं, जिनमें से इसकी कुल 42 उड़ानें सफल रही हैं। यह भारत का एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जिसमें द्रवित अवस्था में ईंधनों का इस्तेमाल किया गया है। उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास का उच्च स्तर PSLV के साथ शुरू हुआ। इससे संबंधित उपयोग 1993 से प्रारंभ किए गए। PSLV के प्रक्षेपण का पहला प्रयास 1993 में PSLV-D1 के रूप में किया गया, किंतु चौथे चरण में खराबी होने के कारण यह प्रक्षेपण विफल रहा। 1994 में PSLV-D2 द्वारा IRS-P2 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV 4 चरण वाला रॉकेट है, जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक और दूसरे और चौथे चरण में तरल प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है। तरल प्रणोदक की ज्वलन क्षमता बेहतर होने और उसे किसी भी बिंदु पर आसानी से नियंत्रित करने की सुविधा के कारण PSLV में इसका उपयोग होता है। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों में 30 PSLV और 10 GSLV Mk-3 रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए तकरीबन
10.911 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी है। हालिया PSLV यान PSLV C-44 या EOS-06 मिशन प्रक्षेपण तिथि 24 नवंबर 1922। प्रक्षेपण का प्रकार PSLV XL। कक्षा कोई नहीं। क्रम संख्या 55 PSLV C-53 D5EO मिशन प्रक्षेपण तिथि 30 जून 2022। प्रक्षेपण का प्रकार PSLV CA। कक्षा कुछ नहीं। क्रम संख्या 54 शीर्षक PSLV C-52 EOS-04 मिशन प्रक्षेपण तिथि 14 फरवरी 2022। प्रक्षेपण का प्रकार PSLV X1। कक्षा SSOP। क्रम संख्या 53 PSLV C-51 एमेजोनिया 01 और प्रक्षेपण तिथि 28 फरवरी 2021। PSLV DL। क्रम संख्या 52 PSLV C-50 CMS-01 और प्रक्षेपण तिथि 17 दिसंबर 2020। PSLV XL। कक्षा GSO। क्रम संख्या 51 PSLV C-49 EOS-01 और प्रक्षेपण तिथि 7 नवंबर 2020। प्रक्षेपण का प्रकार PSLV DL और कक्षा ELEO। क्रम संख्या 50 PSLV C-48 रिसैट 2BR-1। प्रक्षेपण तिथि 11 दिसंबर 2019। प्रक्षेपण का प्रकार PSLV LQL। कक्षा SSPO। क्रम संख्या 49 PSLV C-47 कार्टोसैट 3। प्रक्षेपण तिथि 27 नवंबर 2019। PSLV XL। क्रम संख्या 48 PSLV C-46 प्रक्षेपण तिथि 22 मई 2019। PSLV CA। क्रम संख्या 47 PSLV C-45 एमिसैट मिशन प्रक्षेपण तिथि 1 अप्रैल 2019। PSLV। क्रम संख्या 46 PSLV C-44 माइक्रोसेट R और कलाम सैट V2 प्रक्षेपण तिथि 24 नवंबर 2019। PSLV DL SSPO। क्रम संख्या 45 PSLV C-43 हाईसिस मिशन प्रक्षेपण तिथि 29 नवंबर 2018। PSLV SSPO। क्रम संख्या 44 PSLV C-42 प्रक्षेपण तिथि 16 सितंबर 2018। PSLV SSPO। क्रम संख्या 43 PSLV C-41 प्रक्षेपण तिथि 10 अप्रैल 2018। PSLV CA। क्रम संख्या 42 PSLV C-40 कार्टोसैट 2 श्रृंखला का उपग्रह मिशन प्रक्षेपण तिथि 12 जनवरी 2018। PSLV XL PSSPO। और क्रम संख्या 41 PSLV 38 कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह और प्रक्षेपण तिथि 23 जून 2017। PSLV XL। क्रम संख्या 40 PSLV C-37 कार्टोसैट 2 श्रृंखला का उपग्रह प्रक्षेपण तिथि 15 फरवरी 2017। PSLV XL PSSPO। क्रम संख्या 39 PSLV C-39 रिसोर्स सैट 2A 7 दिसंबर 2016। PSLV XL SSPO। क्रम संख्या 38 PSLV C-35 स्कैटसैट 1 प्रक्षेपण तिथि 26 सितंबर 2016। PSLV SSPO। क्रम संख्या 37 PSLV C-34 प्रक्षेपण तिथि 22 जून 2016। PSLV XL CESSPO। क्रम संख्या 36 PSLV C-33 IRNSSG प्रक्षेपण तिथि
28 अप्रैल 2016 PSLV XL GTO। क्रम संख्या 35 PSLV 32 IRNSS-1AF। प्रक्षेपण तिथि 10 मार्च 2016 PSLV CA GSO। क्रम संख्या 34 PSLV C31 IRNSS-1E। प्रक्षेपण तिथि 20 जनवरी 2016 PSLV CA GSO। और क्रम संख्या लास्ट 33 PSLV C29 टीलीमोस 1 मिशन। प्रक्षेपण तिथि 16 दिसंबर 2015 PSLV CALEO। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण GSLV जियो स्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहलाता है। यह एक ऐसा रॉकेट है जो 25 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसके अलावा GSLV 5 टन वजन वाले उपग्रह या विभिन्न उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में स्थापित कर सकता है। यह रॉकेट 3 चरणों का प्रयोग करता है जो इस प्रकार हैं। पहले चरण में ठोस प्ररोधक का प्रयोग किया जाता है। यह चरण PSLV के प्रथम चरण के समान है। इसमें प्रयुक्त होने वाला ईंधन हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTBP है। दूसरा चरण PSLV के दूसरे चरण पर आधारित है जिसमें अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजाइन UDMH और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 जैसे तरल प्ररोधक का प्रयोग किया जाता है। इसका तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण और जटिल होता है। इसमें प्रयुक्त होने वाली तकनीक को क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। यह इंजन उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में तक पहुंचाता है। GSLV मार्क सेकेंड प्रक्षेपण यान GSLV MK2 लॉन्चेज। क्रम संख्या 44 GSLV F10। प्रक्षेपण तिथि 12 अगस्त 2019। कक्षा GTO। पेलोड EOS 03। परिणाम असफल रहा। क्रम संख्या 13 GSLV F11। प्रक्षेपण तिथि 19 दिसंबर 2018। कक्षा GTO और पेलोड GSAT-7A सफल रहा। क्रम संख्या 12 GSLV F08। प्रक्षेपण तिथि 29 मार्च 2018। कक्षा GSO और पेलोड GSAT-6A सफल रहा। क्रम संख्या 12 GSLV F08। प्रक्षेपण तिथि 29 मार्च 2018। कक्षा GSO पेलोड GSAT-6A सफल रहा। क्रम संख्या 11 GSLV F01। प्रक्षेपण तिथि 5 मई 2017। कक्षा GSO पेलोड GSAT-9 सफल रहा। क्रम संख्या 10 GSLV F05। प्रक्षेपण तिथि 7 सितंबर 2016। GSO GTO कक्षा GTO और पेलोड INSAT 3DR सफल रहा। क्रम संख्या 9 GSLV D6। प्रक्षेपण तिथि 27 अगस्त 2015। कक्षा GTO और पेलोड GSAT-6 सफल रहा। क्रम संख्या 8 GSLV D5। प्रक्षेपण तिथि 5 जनवरी 2014 और कक्षा GTO पेलोड GSAT-14 सफल रहा। क्रम संख्या 7 GSLV F6 और प्रक्षेपण तिथि 25 दिसंबर 2010। कक्षा GTO पेलोड GSAT-5P असफल रहा। क्रम संख्या 6 GSLV D3 और प्रक्षेपण तिथि 15 अप्रैल 2010 और कक्षा GTO पेलोड GSAT-4 असफल रहा। क्रम संख्या 5 GSLV F04। प्रक्षेपण तिथि 2 सितंबर 2007। कक्षा GTO पेलोड INSAT-4CR सफल रहा। क्रम संख्या 4 GSLV F01। प्रक्षेपण तिथि 10 जुलाई 2006। कक्षा GTO और पेलोड INSAT-04C सफल रहा। क्रम संख्या 3 GSLV F01
और प्रक्षेपण तिथि 20 सितंबर 2004। कक्षा GTO और पेलोड था EDUSAT जो कि सफल रहा। क्रम संख्या 2 GSLV-D2 और प्रक्षेपण तिथि 8 मई 2003 और कक्षा GTO और पेलोड GSAT-2 सफल रहा। क्रम संख्या 1 GSLV-D1 और प्रक्षेपण तिथि 18 अप्रैल 2001। कक्षा GTO और पेलोड GSAT-1 सफल रहा। GSLV Mk3 इसके विकास की शुरुआत वर्ष 2009 से पहले ही शुरू हो गई थी। वर्ष 2009 से 2010 तक पहली उड़ान GSLV Mk2 के रूप में की गई थी जो असफल रही। इसका अगला परीक्षण वर्ष 2010 में किया गया जिसमें एक रूसी इंजन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह यान अपने पहले चरण के दौरान ही अनियंत्रित हो गया और यह परीक्षण भी असफल रहा। GSLV D5 को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था जो कि GSLV Mk2 की सफल उड़ान थी। इसमें स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। वर्ष 2014 में LVM-3 की पहली प्रयोगात्मक उड़ान LVM-3X KRK CARE के वायुमंडलीय चरण का सफल परीक्षण LVM-3X के अंतर्गत CARE या केयर मिशन को पूरा किया गया। GSLV Mk3 के विकास के क्रम में निम्नलिखित प्रायोगिक परीक्षण को LVM-3X एक्समिन एक्सपेरिमेंट कहा गया। दिसंबर 2014 में GSLV मार्क 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर इसरो ने भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। वर्तमान में संचार उपग्रहों का औसत भार 4.5 टन है। ये INSAT 4 वर्ग के हैं। इनका प्रमोशन GSLV मार्क 2 से नहीं किया जा सकता। ऐसे उपग्रहों के प्रमोशन के लिए GSLV 3 जिसमें क्रायोजेनिक इंजन CE-20 है का प्रयोग किया जाएगा। GSLV मार्क 3 के माध्यम से एक क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट CARE क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक एंट्री एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण कर वायुमंडलीय घर्षण तथा अन्य प्रभाव से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। यह भविष्य में इसरो द्वारा अंतरिक्ष में मानव भेजने की परियोजना में को भी बल प्रदान करता है। GSLV मार्क 3 एक 3 चरणीय प्रेक्षण यान है। प्रथम चरण में 2 समान S-200 ठोस बूस्टर लगे हैं। द्वितीय चरण में L-110 पुनः आरंभ करने योग्य द्रवीय इंजन लगे हैं। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक चरण है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित त्रिस्तरीय भारी वाहन क्षमता से युक्त व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से 400 किलोग्राम तक पेलोड वाले उपग्रह को भूतल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO या 1000 किलोग्राम तक के पेलोड वाले उपग्रह को निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया जा सकता है। इस लॉन्च व्हीकल की क्षमता GSLV मार्क 2 के से लगभग दोगुनी अधिक है। इस प्रेक्षण यान में 2 ठोस रॉकेट बूस्टर सॉलिड रॉकेट बूस्टर CS-200 या 200 S-200 तथा एक कोर लिक्विड बूस्टर L-110 का इस्तेमाल किया गया है। इसमें विदेशी क्रायोजेनिक इंजन C-25 का इस्तेमाल किया गया है। क्रम संख्या 4 प्रेक्षणयान GSLV Mk3 M1 चंद्रयान मिशन 2 प्रेक्षण तिथि 22 जुलाई 2019। लॉन्चर के प्रकार GSLV Mk3 पेलोड कुछ नहीं। क्रम संख्या 3 GSLV Mk3 D2 प्रेक्षण तिथि 14 नवंबर 2018। लॉन्चर के प्रकार GSLV Mk3 और पेलोड GSAT-29। क्रम संख्या 2 GSLV Mk3 D1 प्रेक्षण तिथि 5 जून 2017।
लॉन्चर के प्रकार GSLV MK थर्ड, पेलोड के प्रकार GSLV GSAT 19 और क्रम संख्या 1 LVM-3। प्रेक्षण तिथि 18 दिसंबर 2014। लॉन्चर के प्रकार GSLV MK थर्ड केयर मिशन। क्रायोजेनिक इंजन C-25, इसमें अत्यंत निम्न ताप पर लगभग 20 केल्विन -253 सेंटीग्रेड के ताप पर तरल हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में और लगभग 80 केल्विन -193 सेंटीग्रेड के ताप पर तरल ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन C-25 चरण के इस चरण में गैस जनरेटर की चक्रीय प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्रायोजेनिक प्ररोधक का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायो शब्द का अर्थ होता है अत्यंत निम्न ताप, प्रायः -150 सेंटीग्रेड से कम ताप को क्रायोजेनिक कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक प्ररोधक का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक प्ररोधक से तात्पर्य है कि द्रवीय हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मुख्य ईंधन होता है तथा द्रवीय ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग प्ररोधक यान की अपर स्टेज में होता है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक की उपयोगिता, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर कई लाभकारी परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। ईंधनों की खोज के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एरोस्पेस क्रायोजेनिक इंजन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लाभ, हाइड्रोजन की दहन के कारण यह अत्यधिक प्रणोद पैदा करता है जिससे प्रमोचन यान की वहन क्षमता और लंबी दूरी तय करने की क्षमता बढ़ जाती है। द्रवीय अवस्था में ईंधन व ऑक्सीकारक कम स्थान लेते हैं जो इंजन की दक्षता को बढ़ाता है। इसके द्वारा भारी संचार उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा सकता है तथा साथ ही सुदूर अंतरिक्ष अन्वेषण भी किए जा सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का उच्च स्तरीय नियंत्रण होता है, फलस्वरूप प्रमोचन यान की सटीकता बढ़ जाती है और यह अपने पेलोड को निर्दिष्ट बिंदु तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है। चुनौतियां, क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ी मुख्य चुनौतियां अत्यंत निम्न तापक्रम व अत्यंत उच्च दाब से संबंधित है। अत्यंत निम्न ताप पर ईंधन व ऑक्सीकारक का संग्रहण महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि इसके लिए विशिष्ट मिश्र धातु से बने ईंधन टैंक की आवश्यकता होती है। अत्यधिक उच्च ताप व निम्न ताप पर ईंधन को दहन कक्ष तक पहुंचाने के लिए शक्तिशाली पंप व विशिष्ट नलिकाओं का इस्तेमाल भी एक चुनौती है। दहन कक्ष की ऐसी संरचना तैयार करना जो एक साथ अति निम्न और अति उच्च ताप को सहन कर सके महत्वपूर्ण चुनौती है। फिर भी उचित अनुपात में ईंधन व ऑक्सीकारक का सुरक्षित मिश्रण तैयार कर जिससे विस्फोट की संभावना कम किया जा सके भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत में क्रायोजेनिक इंजन 1992 में रूस से क्रायोजेनिक तकनीक से संबंधित करार असफल होने के बाद भारत ने स्वयं अपने स्वदेशी इंजन का विकास करने का फैसला किया। 1994 में इसरो द्वारा महेंद्रगिरी स्थित द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र PLPSC में क्रायोजेनिक अपर स्टेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत 2010 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन युक्त GSLV के 2 प्रमोचन किए गए जो असफल रहे। फिर जनवरी 2014 में GSLV D5 का सफल प्रमोचन किया गया जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 का प्रयोग किया गया। साथ ही इसके माध्यम से संचार उपग्रह GSAT 14 को भी कक्षा में स्थापित किया गया। इसके सफल परीक्षण के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान, चीन, फ्रांस के बाद छठा देश बना जिसने अपने स्वयं के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया हो। महत्वपूर्ण, इसमें भारी संचार उपग्रहों का परीक्षण किया जा सकेगा।
जिसकी वजह से सरकार को इन उपग्रहों का परीक्षण करने के लिए किसी अन्य देश की सहायता नहीं लेनी होगी, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। यह चंद्रयान सेकंड और मानव अंतरिक्ष परियोजना को पूर्ण करने में मदद करेगा। इस परीक्षण यान के इस्तेमाल की वजह से क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण लागत में कमी आएगी। यह भारत के संचार उपग्रह को बढ़ावा देगा। इसकी सहायता से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ICBM का विकास किया जा सकेगा। KRCARE क्या है? यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रायोगिक परीक्षण है। इसे सफलतापूर्वक 18 दिसंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है क्रू मॉड्यूल री एंट्री एक्सपेरिमेंट। इस मॉड्यूल की सफलता भविष्य के मानवीय अंतरिक्ष अभियानों में सहायक होगी। पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान का अभिप्राय ऐसे प्रक्षेपण यान से है जिसे अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। यह आर्थिक दृष्टि से कम खर्चीला है, क्योंकि मशीन पर बार बार खर्च करने व उसके निर्माण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके द्वारा सस्ती अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसरो द्वारा यह महत्वाकांक्षी परियोजना है तथा पहले पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन RLV-TD का इंजीनियरिंग मॉडल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में तैयार कर लिया गया है। पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान की परीक्षण तकनीक यह होगी कि इसे एक उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा एवं उपग्रह प्रक्षेपण यान से अलग होकर यह उड़ान भरेगा। इसके बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो इस पर लगे पैराशूट इसकी गति को नियंत्रित करते हुए इसे वापस पृथ्वी पर उतार लाएंगे। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम भारत का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है, जो 2 स्टेज 2 ऑर्बिट STO को समझने व पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन की दिशा में पहले कदम के रूप में इसरो द्वारा नियोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की एक श्रृंखला है। भविष्य में इस यान की मदद से उपग्रह व अन्य पेलोड को कई बार अंतरिक्ष में ले जाया जा सकेगा। RLV की प्रथम तकनीकी परीक्षण 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह प्रणाली वायुयान व प्रमोचन यान का मिलता जुलता रूप है, जो प्रमोचन यान की तरह पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। नियत ऊंचाई पर उपग्रह को पहुंचाकर वायुयान की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तथा इससे विशिष्ट प्रकार से बनाए गए रनवे पर सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाता है। इसकी प्राप्ति के बाद इसमें कुछ आवश्यक बदलाव कर पुनरुपयोग हेतु तैयार कर लिया जाता है। इसरो ने RV-8TD के कुल 4 परीक्षण उड़ान अभिकल्पित किए हैं। हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट HEX। दूसरा अवतरण प्रयोग, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX। तीसरा वापसी उड़ान का उपयोग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट REX। चौथा स्क्रैमजेट प्रोलोदक प्रयोग, स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट SPEX। 23 मई 2016 को किया गया तकनीक प्रदर्शनकारी परीक्षण एक हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट HEX था, जिसमें RLV के छोटे मॉडल का प्रयोग किया गया था। इस परीक्षण का मूल उद्देश्य RLV के प्रमोचन कर सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना था। साथ ही साथ RLV में प्रयुक्त विभिन्न जटिल तकनीकों का मूल्यांकन करना था। इस प्रयोग के दौरान स्वायत्त नौवहन निर्देशन व नियंत्रण, तापीय नियंत्रण और यंत्र जैसे जटिल तकनीकों का सफल निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती RLV के पुनः प्रवेश के दौरान उसकी सतह के तापमान को नियंत्रित करना था, क्योंकि पुनः प्रवेश के दौरान वायुमंडलीय घर्षण के दौरान यान की सतह का तापमान 5000 से 7000 तक हो जाता है। RLV की प्रासंगिकता, अंतरिक्ष मिशन का खर्च कम होगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, विश्व पटल पर भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन होगा, अंतरिक्ष
तकनीक की प्रौद्योगिकी का परोक्ष लाभ रक्षा, सूचना संचार तकनीक, मौसम विज्ञान, नौवहन प्रणाली के क्षेत्रों में मिलेगा। भविष्य में आरएलवी के अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विश्व अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। आरएलवी से संबंधित चुनौतियां। शुरुआत में आरएलवी का परिचालन की लागत पीएसएलवी जैसे यानों की औसत लागत से काफ़ी कम होने की संभावना है। वास्तविक आरएलवी के लैंड करने के लिए एक लंबे रनवे की आवश्यकता होती है, जो भारत के दंतुरित तटों पर उपलब्ध होना मुश्किल है। इसरो को कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को 2 निजी कंपनियों स्पेसएक्स और की फाल्कन 9 और ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड रॉकेट द्वारा विकसित यान पहले ही आरएलवी के समान कार्य कर रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग केवल रॉकेट के वायुमंडलीय चरण के दौरान ही होता है। यह ईंधन के साथ प्रयोग होने वाले ऑक्सीडाइजर की मात्रा को घटाकर परीक्षण लागत को कम करने में मददगार है। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक इंजन है। यह रॉकेट को 5 मैक या उससे ऊपर उड़ने में सहायता देता है। इन इंजनों में कोई गतिशील भाग नहीं होता है। स्क्रैमजेट इंजन ऑक्सीजन को द्रवित कर सकता है और इसे रॉकेट या जहाज से संग्रहित कर सकता है। स्क्रैमजेट इंजन से होने वाले लाभ। इससे रॉकेट का वजन लगभग आधा हो जाएगा। हल्का होने से अंतरिक्ष में भारी पेलोड को ले जाने में मदद होगी। रॉकेट प्रक्षेपण में आने वाले खर्च में कमी आएगी। नासा ने 2004 में इसका परीक्षण किया था, जबकि जापान, चीन तथा रूस और यूरोपीय देशों ने इसका परीक्षण अभी प्रारंभिक चरण में है। इससे पहले 2006 में भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर टेस्ट किया था। रॉकेट के कुल भार में 86% द्रव्यमान ईंधन प्रणोदक का होता है और उसमें भी कुल ईंधन का 70% ऑक्सीडाइजर तरल ऑक्सीजन होता है। यदि ऑक्सीडाइजर की जगह वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाए तो इतना भार लेकर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इससे लागत तो घटेगी ही, रॉकेटों की कार्यक्षमता में भी काफ़ी बढ़ जाएगी। रॉकेट में इस प्रकार की को लागू किए जाने के बाद रॉकेट भी शोषण प्रक्रिया की तरह वायुमंडल से स्वतः ऑक्सीजन प्राप्त करने लगेंगे। इससे रॉकेट में इंजन में दहन पैदा करने के लिए अलग से तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर भेजने की जरूरत नहीं रह जाएगी और परीक्षण यानों का वजन काफ़ी कम हो जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन की सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 अगस्त 2016 को स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। हवा की गति प्रक्षेपण के लिए अनुकूल रहने पर रॉकेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से उड़ान भरी। स्क्रैमजेट इंजन के परीक्षण के लिए RH-560 साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग किया गया। 2 चरणों वाले 3 टन वजनी भारी साउंडिंग रॉकेट RH-560 ने सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन के साथ उड़ान भरी। रॉकेट व स्क्रैमजेट इंजन का संयुक्त लिफ्ट ऑफ मास 3277 किलोग्राम था। अब इसरो अगली कड़ी में एयर ब्रीदिंग प्रणोदक प्रणाली का परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। एयर ब्रीदिंग प्रणोदक प्रणाली के परीक्षण के लिए RH-560 रॉकेट के साथ परखे जाने वाले इंजनों का विकास विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण के रॉकेट को पारंपरिक इंजन का प्रयोग करते हुए प्रक्षेपित किया गया और उसे 20 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजा गया। लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहला चरण अलग होकर बंगाल की खाड़ी में गिर गया। इसके बाद दूसरे चरण में दहन पैदा हुआ और रॉकेट कुछ देर तक क्षैतिज उड़ान भरता रहा। इस दौरान रॉकेट की गति ध्वनि की गति से 6 गुना मैक 6 रही। इसी दौरान स्क्रैमजेट इंजन में केवल 5 सेकंड के लिए दहन पैदा किया गया और यही परीक्षण का सफलता रही। इसके दूसरे चरण में थोड़ा सुधार किया गया ताकि उसमें स्क्रैमजेट इंजन को फिट किया जा सके। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल ATV नाम दिया गया है।
स्क्रैमजेट इंजन विकसित करने की दिशा में यह पहला प्रयोग है और इसमें कई परीक्षण किए जाएंगे। इस इंजन का विकास स्वदेशी पुनः उपयोगी प्रक्षेपण RLV के लिए किया जाएगा। विश्व में स्क्रैमजेट इंजन के उड़ान परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश है। धन्यवाद। और आगे पढ़ेंगे उपग्रह सैटेलाइट